प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात है, आयुवर्ग संरचना है, इनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब हम अध्ययन करेंगे आयुलिंग पिरामिड के बारे में। आयुलिंग पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। आयुलिंग पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो आयुलिंग पिरामिड में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या को आयुलिंग पिरामिड किसे कहते हैं? आयुलिंग पिरामिड किसे? आयुलिंग संरचना से तात्पर्य है, आयुलिंग संरचना से तात्पर्य स्त्री एवं पुरुषों की विभिन्न आयु वर्गों में संख्या से है। यानी कि जिस प्रकार से हमने लिंगानुपात के बारे में अध्ययन किया था, लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, या लिंगानुपात के अंदर स्त्री एवं पुरुषों के मध्य के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्त्री एवं पुरुषों के मध्य का जो अनुपात है, इस अनुपात को ही क्या कहा जाता है? स्त्री एवं पुरुषों की विभिन्न आयु वर्गों में जो संख्या है, उससे क्या तात्पर्य है? आयुलिंग संरचना से तात्पर्य है। आयुलिंग संरचना को पिरामिड के रूप में दर्शाना आयुलिंग पिरामिड कहलाता है। यानी कि पिरामिड का प्रमुख कार्य क्या है? पिरामिड का प्रमुख कार्य है कि जो आयुलिंग संरचना है, इसको पिरामिड के रूप में दर्शाना। पिरामिड क्या होते हैं? यह विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की विशेषता को बताते हैं। विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की विशेषता को दर्शाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम आयुलिंग संरचना किससे कहते हैं? तो आयुलिंग संरचना से तात्पर्य है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से है। आयुलिंग संरचना से क्या तात्पर्य है? आयुलिंग संरचना से तात्पर्य है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड के रूप में आयुलिंग संरचना को पिरामिड के रूप में दर्शाने का कार्य किसमें किया जाता है? आयुलिंग पिरामिड में किया जाता है। और यह विभिन्न आयु वर्गों में जो जनसंख्या की विशेषता है, उसको दर्शाने का कार्य करता है। आयुलिंग पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बायां भाग है, इसमें जो बायां भाग है, इस बाएं भाग में किसको दर्शाया जाता है? बाएं भाग में पुरुषों को दर्शाया जाता है। बाएं भाग में किनको दर्शाया जाता है? पुरुषों को दर्शाया जाता है। इसके दायां भाग की बात करते हैं तो दायां भाग है, इस दायां भाग में किसको दर्शाया जाता है? दायां भाग में स्त्रियों को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? स्त्रियों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयुलिंग पिरामिड को परिभाषित कीजिए, तो आयुलिंग पिरामिड में आयुलिंग से तात्पर्य है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या से है। आयुलिंग जो पिरामिड है उसमें स्त्री एवं पुरुषों को दर्शाया जाता है, तथा आयुलिंग पिरामिड है वो विभिन्न आयु वर्गों में जो जनसंख्या है उसकी जो विशेषता उसको दर्शाता है। और आयुलिंग जो पिरामिड होता है, इसमें बाईं तरफ पुरुषों को दर्शाया जाता है और दाईं तरफ इसमें स्त्रियों को दर्शाया जाता है। पिरामिड से तात्पर्य एक त्रिभुजाकार आकृति है। जैसे मान लीजिए पिरामिड की जो आकृति है वो इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार की जो आकृति है, इसको क्या कहा जाता है? इसको पिरामिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको पिरामिड कहा जाता है। और मान लीजिए कि ये आयुलिंग पिरामिड है, इसमें जनसंख्या को दर्शाएंगे, तो इसमें ये जो भाग है ये दायां भाग है। ये कौन सा भाग है? ये दायां भाग है। और इस दाएं भाग में किसको दर्शाते हैं? दाएं भाग में स्त्रियों को दर्शाया जाता है। इसके दाएं भाग में किसको दर्शाया जाता है? इसके दाएं भाग में स्त्रियों को दर्शाया जाता है। जबकि इस तरफ कौन सा भाग है? इस तरफ बायां भाग है। इस तरफ कौन सा भाग है? बायां भाग है। बायां भाग की अगर हम बात करते हैं तो बायां भाग है, इसमें किसको दर्शाया जाता है? बायां भाग है, इसमें पुरुषों को दर्शाया जाता है। बायां भाग में किसको दर्शाया जाता है? पुरुषों को दर्शाया जाता है। तो यानी कि आयुलिंग पिरामिड एक ज्यामितीय संरचना होती है। आयुलिंग पिरामिड एक कैसी संरचना होती है? ज्यामितीय संरचना। और इस ज्यामितीय संरचना के अंदर विभिन्न आयु वर्गों में जो स्त्रियों की संख्या है इसको दर्शाया
जाता है, स्त्री पुरुषों की जनसंख्या इसको दर्शाया जाता है, तथा पिरामिड के माध्यम से विभिन्न आयु वर्गों में जो जनसंख्या की विशेषता है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं को दर्शाया जाता है। इसके अंदर बायां भाग किनका होता है, पुरुषों का होता है। दाएं भाग की बात करते हैं तो दाएं भाग में किसको दर्शाया जाता है, दाएं भाग में स्त्रियों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार आयुर्लिंग में विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। इसके बाद में अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, विभिन्न जो आयु वर्ग होते हैं इसमें आप आयुर्लिंग पिरामिड बनाएंगे तो आयुर्लिंग पिरामिड बनाने के लिए आपको विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जो आयुर्लिंग पिरामिड है उसकी स्थिति है वो अलग अलग होती है। जैसे हम अपने पाठ्य पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो आयुर्लिंग पिरामिड है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। आयुर्लिंग पिरामिड है, आयुर्लिंग जो पिरामिड है, आयुर्लिंग पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्लिंग पिरामिड है, ये अपने पाठ्य पुस्तक में इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पिरामिड है उसका नाम है विस्तारित होती जनसंख्या, विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। दूसरा जो है वो है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। और तीसरा है वो है हासमान जनसंख्या पिरामिड। हासमान जनसंख्या पिरामिड। तो इस प्रकार ये 3 जो पिरामिड है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने जनसंख्या पिरामिडों के बारे में अध्ययन किया था कि जनसंख्या पिरामिड के अंदर जो जनसंख्या है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। अब हम सबसे पहले विस्तृत होती जनसंख्या पिरामिड की बात करते हैं तो नाइजीरिया पहली विशेषता है। नाइजीरिया जो देश है, नाइजीरिया जो देश है, तो नाइजीरिया देश है, इस देश का जो पिरामिड है वो कैसा है, विस्तृत होती जनसंख्या का आयुर्लिंग पिरामिड है। नाइजीरिया जो देश है वो विस्तृत होती जनसंख्या का आयुर्लिंग पिरामिड है। इस पिरामिड का आकार कैसा है, दूसरा पिरामिड के आकार की अगर हम बात करते हैं तो पिरामिड का आकार, पिरामिड के आकार की बात करते हैं तो पिरामिड का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। पिरामिड का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके अलावा इस पिरामिड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इस पिरामिड में उच्च जन्म दर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उच्च जन्म दर। और उच्च जन्म दर पाए जाने के कारण बाल आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। बाल आयु वर्ग जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और वर्ध आयु वर्ग तक के जनसंख्या क्या हो जाती है, कम पाई जाती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे नाइजीरिया के अलावा विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहां पर विस्तारित होती जनसंख्या के आयुर्लिंग पिरामिड में उनकी जनसंख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एक है बांग्लादेश और दूसरा है मैक्सिको। एक है बांग्लादेश और दूसरा है मैक्सिको, यानी कि ये 2 देश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या का पिरामिड कैसा है, विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है। अब विस्तारित होती जनसंख्या में जैसे उच्च जन्म दर पाई जाती है, तो मान लीजिए कि हम पिरामिड का निर्माण करेंगे, तो पिरामिड का निर्माण करने के लिए जैसे आपको बताया था कि एक तरफ आपको पुरुषों को दर्शाना है, पुरुषों को जिस तरफ आप दर्शाएंगे वो होगा बायां भाग। वो कौन सा भाग होगा, बायां भाग, जहाँ पर आप किनको दर्शाओगे, पुरुषों का प्रतिशत दर्शाओगे। और दूसरा होगा दायां भाग। दायां भाग में आप किनको दर्शाओगे, दायां भाग में आप दर्शाओगे स्त्रियों को। अब इसमें विभिन्न आयु वर्गों में आपको दर्शाना है। तो अब देखो बांग्लादेश के आयु वर्ग का आप अगर बनाएंगे तो इसमें जो आयु वर्ग है इसके अंदर आप जो जनसंख्या दर्शाएंगे, इसमें जैसे यहाँ पे आप आयु वर्ग दर्शाएंगे, स्त्री पुरुषों, इधर पुरुषों की होगी इधर स्त्रियों की, तो यहाँ पे आप 0 से 14 आयु वर्ग, जैसे मान लीजिए कि 0 से 14 आयु वर्ग, यानी कि यहाँ पे जन्म दर अधिक पाए जाते हैं। तो इसमें जो ये जनसंख्या वाला जो पिरामिड है इसमें नीचे की तरफ जन्म दर अधिक होगी, तो जन्म दर को आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपकी पुस्तक के अंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप इनको विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करेंगे, जैसे 0 से 4 है, यहाँ से 0 से 4 है, फिर 5 से 9 है, फिर 10 से 14 है, फिर 15 से 19 है। इस प्रकार से लास्ट आपका जो स्तर होगा वो 17 वर्ष से अधिक होगा, 17 वर्ष से अधिक तक मान लो। अब इसमें आप करेंगे तो बाल आयु वर्ग में जनसंख्या यहाँ पर अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर ये अधिक होगा। यहाँ से आप 0 से 1 2 3
4, 5, 6, 7, यानी कि ये इनकी जो स्थिति है उसके आधार पर आप चलेंगे। तो यहाँ पर बाल आयु वर्ग है, यानी कि 0 से 4, 14 तक बाल आयु वर्ग है, इसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे मध्यम जो आयु वर्ग है 15 से 59 जो आयु वर्ग है 15 से 59 तक, यानी कि यहाँ पर 55 से 59 वाला जो आयु वर्ग है, इसमें जो जनसंख्या वो कम पाई जाएगी। वृद्ध जनसंख्या की बात करते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो बांग्लादेश से मैक्सिको और नाइजीरिया की जो जनसंख्या पिरामिड है उसमें जो त्रिभुजाकार हो विस्तृत होती जनसंख्या पाई जाएगी, यानी कि धीरे धीरे यानी कि इन सभी आयु वर्गों में जनसंख्या विस्तार होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आयु लिंग की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार की होगी, जिसमें बाल जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ऊपरी आयु वर्ग की तरफ जाते जाएंगे तो वृद्ध जनसंख्या है वो बिल्कुल ही कम पाई जाएगी। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर उच्च जन्म दर पाई जाती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर इसकी प्रमुख विशेषता होती है, जिसके चलते जिस पिरामिड का निर्माण होगा वो विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड होगा। तो आपके एग्जाम में अगर विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड के बारे में आपको पूछा जाता है तो विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड है इस पिरामिड के बारे में हम बात करते हैं। तो नाइजीरिया की जो जनसंख्या का पिरामिड बनेगा, नाइजीरिया की जनसंख्या का जो पिरामिड बनेगा वो विस्तृत होती जनसंख्या पिरामिड बनेगा। इस पिरामिड का आकार कैसा होगा? इस पिरामिड का आकार होगा त्रिभुजाकार। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस पिरामिड की जन्म दर और मृत्यु दर की विशेषता क्या होगी? इस पिरामिड में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या पाई जाएंगी? अधिक पाई जाएंगी। इसके अलावा विश्व के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर भी विस्तारित होती जनसंख्या आयुलिंग पिरामिड अपन को देखने को मिलेगा? तो इसमें बांग्लादेश और मैक्सिको है। इसके बाद में दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का पिरामिड है वो स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या का पिरामिड है ये जनसंख्या पिरामिड कैसा है? स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। इस पिरामिड का आकार घंटी का आकार होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का जो आकार है पिरामिड का जो आकार होता है वो कैसा होता है? इस जनसंख्या में पिरामिड का जो आकार होता है वो घंटी के जैसा होता है, जिसका शीर्ष सुंडाकार होता है। जिसका शीर्ष कैसा होता है? सुंडाकार होता है। जिसका शीर्ष कैसा होता है? सुंडाकार होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है, इसका आधार कैसा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या पिरामिड है, ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या पिरामिड की बात करते हैं तो इसका आकार घंटे का आकार होता है, शीर्ष इसका सुंडाकार होता है और ये जो स्थिर जनसंख्या पाई जाती है ऐसी स्थिति में इसकी जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों समान पाई जाती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान पाई जाती है। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि बाईं तरफ पुरुषों को दर्शाया जाता है और दाईं तरफ स्त्रियों को दर्शाया जाता है। तो स्थिर जनसंख्या पिरामिड की बात करते हैं तो पहली विशेषता ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का जो पिरामिड है वो कौन से पिरामिड को प्रदर्शित करता है? स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। दूसरा, इस पिरामिड का आकार कैसा होता है? इस पिरामिड का आकार घंटी के आकार के जैसा होता है, जो शीर्ष की ओर कैसा होता है? सुंडाकार होता है। इससे आयुलिंग पिरामिड में स्थिर जो जनसंख्या है इसको दर्शाने का जो कार्य किया जाता है तो इसमें जन्म दर और मृत्यु दर की प्रमुख स्थिति क्या होती है? तो इस आयुलिंग पिरामिड वाले देशों में जो जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति होती है ये दोनों क्या पाई जाती है? समान पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर जनसंख्या का स्तर कैसा होता है? बराबर होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे हासमान जनसंख्या पिरामिड। हासमान जनसंख्या पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो जापान, कनाडा देशों की जनसंख्या की पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या को अगर हम पिरामिड के आकार में दर्शाएं तो वहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो कम होती हुई जनसंख्या के रूप में होगा, यानी कि हासमान जनसंख्या का पिरामिड होगा। हासमान जनसंख्या पिरामिड में जनसंख्या में कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऋणात्मक पाई जाती हैं, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों किस में पाई जाती हैं? ऋणात्मक पाई जाती हैं। और इन दोनों के ऋणात्मक पाए जाने के कारण यहाँ पर हासमान जनसंख्या पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या पिरामिड बनेगा वो हासमान जनसंख्या पिरामिड बनेगा। इस जनसंख्या पिरामिड के आकार की अगर बात करते हैं तो इसका संकीर्ण आधार होगा, यानी कि हासमान जनसंख्या पिरामिड है इसका आधार कैसा होगा? इसका आधार होगा संकीर्ण तथा शीर्ष कैसा होगा? इसका शीर्ष होगा सुंडाकार। तो इस प्रकार से यानी कि आयुलिंग पिरामिड के अंदर हम विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या, इनके लिंग अनुपात की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
लिंग पिरामिड बनेंगे। पहला विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, नाइजीरिया के देश का पिरामिड विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड है। इसमें पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक पाई जाती हैं। बांग्लादेश और मैक्सिको की जनसंख्या पिरामिड भी कैसे हैं, विस्तारित होती जनसंख्या की, यानी कि इसमें बाल आयु वर्ग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिस कारण जो जनसंख्या है उसका क्या होगा, विस्तार होगा। दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो आइलिंग पिरामिड है वो स्थिर जनसंख्या पिरामिड है। इसका आकार घंटी के जैसा होता है, शीर्ष इसका भी शुंडाकार होता है और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान पाई जाती है, जिस कारण स्थिर जनसंख्या पिरामिड का निर्माण होता है। इसके अलावा हासमान जनसंख्या पिरामिड है, ये जापान और कनाडा की जो जनसंख्या है उनकी जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो हासमान जनसंख्या पिरामिड का निर्माण होता है और हासमान का होता है, और हासमान से तात्पर्य जनसंख्या में कमी होना, और जनसंख्या में कमी होने का प्रमुख कारण क्या है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी होना। जन्म दर और मृत्यु दर में कमी का प्रमुख कारण है जनसंख्या के प्रति जागरूक होना तथा अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना, जिस कारण मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों कम पाई जाती है। इस पिरामिड की आकृति की बात करते हैं तो इसका आधार संकीर्ण होता है तथा इसका शीर्ष कैसा होता है, शुंडाकार होता है। इस प्रकार हमने आइलिंग पिरामिड के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या की अगली विशेषताओं में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में। तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन, अगर हम ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन की बात करते हैं तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन से तात्पर्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या से है। अगर ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में कार्य के आधार पर काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के द्वारा जो कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं, इन कार्यों में जैसे कृषि कार्य है, पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, आखेट है, भोजन संग्रह है, खनन है, ये कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, तो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो उस जनसंख्या के द्वारा प्रमुख रूप से जो कार्य किए जाते हैं उनमें विनिर्माण है, व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग है, परिवहन है, संचार है, इन सभी के जो कार्य हैं वो नगरीय संगठन में किए जाते हैं। इस लेसन में हम अध्ययन यही करेंगे कि ग्रामीण नगरीय संगठन से क्या तात्पर्य कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में कार्य के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, आखेट, भोजन संग्रह, खनन आदि के कार्य करती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या विनिर्माण, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि के कार्य करती है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, इन कार्यों के अंदर भिन्नता क्यों पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में कार्य क्षेत्र में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जो नगरीय क्षेत्र हैं, इन नगरीय क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा के अवसर, उच्च चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्राप्त होते हैं, जिस कारण दोनों क्षेत्रों के अंदर जो लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब इन ग्रामीण एवं नगरीय संगठन है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में लिंगानुपात के आधार पर विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंगानुपात के बारे में विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिंगानुपात में विभिन्नता की अगर हम बात करते हैं तो ये विभिन्नता के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम दो महाद्वीपों के बारे में तुलना करेंगे। एक तरफ एशिया महाद्वीप, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे, तो दूसरी तरफ हम यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप, यानी कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिंगानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में
कौन से क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि इसके विपरीत जो यूरोप और अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर लिंगानुपात नगरीय क्षेत्रों में कम पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इन दोनों के अंदर विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। अगर हम एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर लिंगानुपात अधिक पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लिंगानुपात क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, जबकि नगरीय जो क्षेत्र हैं इन नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। लिंगानुपात क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो वहाँ पर नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो नगरीय क्षेत्र हैं उन नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या पाया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्लस में पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जबकि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो क्या पाया जाता है, माइनस में पाया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि एशिया महाद्वीप में ऐसा क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक और नगरीय क्षेत्रों में कम पाया जाता है, जबकि यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप के अंदर लिंगानुपात है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो एशिया महाद्वीप एवं अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वहाँ पर शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, और शिक्षा का स्तर जो कमज़ोर होने के कारण वहाँ पर महिलाएं कम शिक्षित हैं, वहाँ पर महिला साक्षरता दर है वो कमज़ोर है। वहाँ पर कौन सी साक्षरता दर कमज़ोर है, महिला साक्षरता दर माइनस में है। कहाँ पर, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रोजगार के लिए जो प्रवास किया जाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर किया जाता है, लेकिन ये प्रवास सर्वाधिक किनके कारण किया जाता है, पुरुषों के कारण किया जाता है। यानी कि रोजगार एवं शिक्षा के लिए जो प्रवास किया जाता है एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के देशों में वो सर्वाधिक किनके द्वारा किया जाता है, वो सर्वाधिक पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिस कारण यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें महिलाएं अधिक रह जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर महिलाओं का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों की तुलना में, नगरीय क्षेत्रों की तुलना में। अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का जो जिम्बाब्वे देश है, भारत का अगर एशिया महाद्वीप का जो नेपाल देश है, इन देशों की तुलना अपने पाठ्य पुस्तक में की गई है कि जिम्बाब्वे और नेपाल के जो देश हैं इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक तथा नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर शिक्षा के जो स्तर हैं वो कमज़ोर हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए सर्वाधिक जो प्रवास किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। यहाँ पर हम यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कनाडा है और स्विट्जरलैंड है, ये जो दो देश है कनाडा और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लिंगानुपात का स्तर अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। तो यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक होने और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण यहाँ पर शिक्षा का उच्च स्तर होना है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, शिक्षा का उच्च स्तर होना है। और यहाँ पर कौन सी, यानी कि यहाँ पर पुरुषों के बराबर ही महिलाएं भी शिक्षित हैं, यानी कि यहाँ पर महिलाओं का स्तर भी शिक्षा में वैसा ही है जैसा कि पुरुषों का है। ऐसी स्थिति में इन देशों के अंदर कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप जो अधिकांश देश हैं, इन अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए सर्वाधिक जो प्रवास किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका के जो नगरीय क्षेत्र हैं इन नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक पाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम पाया जाता है। तो इसमें हमने ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के बारे में अध्ययन किया। ग्रामीण एवं नगरीय संगठन में हम स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात किस प्रकार से पाया जाता है और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात किस प्रकार से पाया जाता है, तथा इन क्षेत्रों की जो निवासी होते हैं इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य उनमें किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। इसके साथ में हमने अध्ययन किया कि विश्व के दो बड़े महाद्वीप एशिया और अफ्रीका महाद्वीप तथा अन्य जो महाद्वीप है जिनमें यूरोप और अमेरिका की, हम इन दोनों क्षेत्रों के अंदर जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन है उसमें लिंगानुपात में विपरीत संबंध यानी कि विलोमानुपाती संबंध किस कारण से पाए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम विश्व में साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे, साक्षरता के स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि
विश्व की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो सभी प्रकार की जो जनसंख्या संगठन में शामिल जो विशेषताएं हैं वो उस देश की जो शिक्षा का जो स्तर है उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता में साक्षर किससे कहा जाता है, यानी कि साक्षरता में साक्षर किसे कहा जाता है, तो कोई भी बालक या बालिका, कोई भी बालक या बालिका उसकी उम्र 7 वर्ष को पार कर चुकी है, उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, 7 वर्ष की हो चुकी है, वह अपना नाम पढ़ व लिख सकता है। अपना नाम क्या कर सकता है, पढ़ भी सकता है और उसके साथ में उसको लिख भी सकता है। इसके साथ में जो गणित में अंक गणित के आंकड़े हैं, अंक गणित के आंकड़ों का अंकन कर सकता है, वह बालक क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साक्षर किससे कहते हैं या कौन व्यक्ति साक्षर कहलाता है, तो कोई भी बालक या बालिका अगर वह 7 वर्ष की आयु पार कर चुका है वह अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है। इसके साथ में अंक गणितीय जो आंकड़े हैं उनका अंकन कर सकता है, तो ऐसा बालक या बालिका क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। किसी भी देश की साक्षरता का स्तर किस पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी जो देश होता है उस देश की जो शिक्षा का स्तर होता है वो उस देश के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि साक्षरता का स्तर है वो किस देश को कैसे प्रभावित करता है, या साक्षरता किसी भी देश को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्तर, किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, वहाँ के लोगों के रहन सहन का स्तर, वहाँ के लोगों के रहन सहन का स्तर, वहाँ के समाज में, वहाँ के समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उस देश की सरकारी नीति, ये 4 ऐसे पहलू हैं। इन 4 पहलुओं से हमें ये पता चल जाता है कि उस देश की साक्षरता का स्तर कैसा है। तो यानी कि किसी भी देश की साक्षरता का स्तर किस प्रकार का है, इसको जानने के लिए हमें उस देश की निम्न विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास है उसका स्तर कितना आगे की तरफ है, वहाँ के लोगों के रहन सहन का स्तर है वो कितना ऊपर उठा हुआ है, वहाँ के समाज के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, तथा उस देश की जो सरकारी नीति है वो किस प्रकार की है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं उस देश की साक्षरता की स्थिति को प्रमुख रूप से उल्लेखित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और साक्षर किसे कहा जाता है कि कोई भी बालक या बालिका जिसकी आयु 7 वर्ष को पार कर चुकी है तथा वो अपना नाम पढ़ व लिख सकता है तथा इसके साथ में गणितीय आंकड़ों का अंकन कर सकता है, वह बालक क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो तीसरा अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।